तो महाराष्ट्र में अब चुनाव खत्म होने जा रहे हैं। 5वें फेज का वोटिंग 20 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले जो 4 फेज महाराष्ट्र में हुए हैं उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव भी एक तरीके से चिंता का विषय और चिंतन का विषय भी बनता जा रहा है। महाराष्ट्र की जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, और उसमें अगर केंद्र बिंदु में कोई है तो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। बहुत कम मौका मिलता है कि उद्धव ठाकरे मीडिया के साथ में इंटरव्यू करते हैं, और आज जो दीवार में वो एक फिल्म में डायलॉग था कि पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन आज हमने आपको पकड़ लिया उद्धव जी। डॉन में तो आज हमने आपको पकड़ लिया है। तो मैं ये कितनी देर तक पकड़ के रखेंगे देख लो। जो मौका मिला है उसका मैं पूरा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मुझे जानना है कि महाराष्ट्र, पहले तो नमस्कार आपको, थैंक यू। 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं अब तक महाराष्ट्र में। आपने महाराष्ट्र का दौरा किया है, आपके हिसाब से फिलहाल महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी हुई है महाविकास आघाड़ी की और आपके पार्टी की? मैं जहां जहां जा रहा हूं और महाराष्ट्र घूम रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पहली बार महाराष्ट्र में घूम रहा हूं। मैं बचपन से महाराष्ट्र देखते आया हूं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूं, मराठी हूं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मतलब मेरे दादा परदादा, सबका जन्म यहीं पे हुआ। तो महाराष्ट्र और हमारा सिर्फ दिखावे का रिश्ता है ऐसी बात नहीं है, हम तो जुड़े हुए हैं इस मिट्टी से, और मुझे तो प्यार का अनुभव मिल रहा है जनता की ओर से। साथ ही साथ उनके मन में 2-3 भावना है। एक तो वो हमें फंसाया गया, पिछले 10 साल फंसाया गया, और महाराष्ट्र कभी गद्दारी माफ नहीं करता, गद्दारों को माफ नहीं करता। जो शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी ने जिसका निर्माण किया, उसी को तोड़ने की कोशिश जो की गई है, चुराने की कोशिश की गई है, महाराष्ट्र उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और लोगों के मन में एक गुस्सा है, आक्रोश है 2-3 चीजों का। जैसे मैंने कहा कि हमें फंसाया गया, शिवसेना के साथ, मतलब महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की, ये भावना मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि सिर्फ सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। नहीं ना, सिंपैथी नहीं है, हमारे पास योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की डायरेक्ट ट्रांसफर की योजनाएं हैं हमारे पास, और डायरेक्ट ट्रांसफर हुए ना, लाभार्थी की योजनाएं हमारे पास, उसके आधार पे हम वोट मांगते हैं। या दोनों चीजें हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना है, मतलब ईडी का नोटिस जाती है तो आदमी डायरेक्ट ट्रांसफर होता है बीजेपी के खाते में, और बीजेपी लाभार्थी होती है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर और लाभार्थी की योजना है उनकी। इसके अलावा क्या है? नहीं, लेकिन इसके अलावा भी तो मुद्दे हो सकते हैं कई बार। मुद्दे तो है, लेकिन जो बात आपने कही ना कि शायद इस 2 योजना जो महाराष्ट्र में चल रही है पूरे देश में, आप अगर बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट पर नजर डाले पूरे महाराष्ट्र या पूरे देश के, मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 125 के आसपास लोग कांग्रेस से आए हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, मुंबई में 6 प्रत्याशी है, 6 जगह है, तो 6 में से 4 जगह, दो जगह पर शायद बीजेपी के लोग हैं, एक पीयूष गोयल है, एक कोटेचा है, बाकी चारों 4 बाहर से लाए हुए हैं। और उनमें से 3 तो जिनके ऊपर 2 में तो उनके ऊपर तो ईडी की इंक्वायरी चल रही है, आरोप जिनके ऊपर लगाए, अब उन्हीं की पालकी बहाने की एक मजबूरन हालात स्थिति बीजेपी पर आई हुई है। हमने ये सवाल देवेंद्र फडणवीस को पूछा था कि जिन प्रत्याशी की देखो, मेरी लड़ाई अभी देवेंद्र से है ही नहीं। ठीक है, देवेंद्र इस चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। मेरी लड़ाई जो तानाशाह बैठे हैं दिल्ली में उनके साथ है। तो देवेंद्र की जवाब प्रश्न को उत्तर में क्यों दूं? ठीक है, मैं कहता हूं कि बीजेपी नेताओं से हमने ये सवाल पूछा था, और बीजेपी के नेता केंद्र के हो तो शीर्ष नेता, यहाँ के शीर्ष नेता तो नीचे है, यहाँ तो पता नहीं क्या है उनकी। देखो, पहले तो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, हम साथ थे उनके, फिर उन्होंने एक नारा दिया था, मी पुन्हा येईन, मैं वापस आऊंगा, मराठी में कहा था, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा मतलब मैं वापस आऊंगा, चपरासी हो जाऊंगा फिर भी मैं वापस आऊंगा। तो अभी वो चपरासी बनकर आए हैं। तो ऐसे नेताओं को क्या जवाब था? आपकी वजह से वो वापस नहीं आ पाए, लेकिन मेरे वजह से तो बैठे थे ना, 5 साल बैठे थे, उनकी सरकार उस वक्त बहुमत नहीं था। आपने कहा कि धोखाधड़ी हुई है महाराष्ट्र के साथ में, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 2018 से नहीं होती। आपने सबके सामने कहा था कि आपने सबके सामने कहा था कि अब कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और 19 में आपने गठबंधन किया। देखो, ये सारी बातें, इसका उत्तर मैंने कई बार दे चुका हूं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब 2 दिन पर चुनाव आए हैं,
और लोगों ने ये सारी बातें देखी है अलग अलग चैनल पर, तो हमारा समय क्यों बर्बाद करें? तो आज के समय का जो प्रश्न है, आज के समय, आज के चुनाव के, उसके ऊपर हम बात करते हैं। नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए बार बार उठाया जाता है क्योंकि लेकिन बार बार उत्तर तो दिया है मैंने। नहीं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं सर। उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में एक विशिष्ट परिस्थिति बनी हुई है, पॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है, और कई बार लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं। नहीं है, असली है कौन है, नकली कौन है। प्रधानमंत्री यहां पर आकर भाषण करते हैं तब भी वो असली नकली की बात करते हैं, और ऐसे में फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसका जवाब देकर। वो एक गाना मुझे लगता है, शायद अगर मैं भूला नहीं हूं तो देवानंद का है या किसका है, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से जरा। अगर प्रधानमंत्री जी के उनके पास दिल होगा तो उनको कहिए कि पूछो दिल से जरा, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से जरा। वो कह रहे हैं कि आप बाला साहब की विरासत आगे नहीं लेकर जा रहे हैं, जो हिंदुत्व की विरासत है वो आप आगे लेकर नहीं जा रहे हैं। आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया तो आप असली नहीं है। नरेंद्र मोदी कौन होते मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? जो नवाज शरीफ का केक खाने वाले लोग मेरे हिंदुत्व के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? और नरेंद्र मोदी जी की जैसी नकली डिग्री है वैसे उनके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, और उनसे कोई सर्टिफिकेट मांगा भी नहीं है। और जो गद्दार उन्होंने साथ लिए हैं उनको वो असली का सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसी में उनका झूठापन और जुमला सामने आता है ना। तो उनको वो कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? और 4 जून के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी रहेंगे। जैसी 40 करोड़ जनता है वैसे उनमें से एक रहेंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है? बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, ये बात ठीक है कि भाई जो 14 और 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी उस तरीके की लहर नहीं भी होगी, तब भी इंडिया अलायंस के सामने कोई विकल्प देने की कोशिश नहीं है। वो अभी भी नहीं, एक मिनट, विकल्प की अगर बात करें तो अब तो चुनाव हारने जा रहे हैं पहली बार। फिर मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद कोई राजनीति में नहीं रहना चाहिए, मतलब 2 साल के बाद प्रधानमंत्री तो अब नहीं रहेंगे, मोदी जी भी राजनीति में नहीं रहेंगे। तो बीजेपी के पास विकल्प क्या है? अमित शाह है या बाकी सारे नहीं है ना। वो तो चेहरा आज चेहरा क्यों नहीं लाते? जब उनके पास ऑलरेडी मोदी का चेहरा है तो फिर मोदी चेहरा नहीं चल रहा है ना, इसलिए तो बाला साहब का चेहरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी मजबूरी ऐसी हुई है, वो फंस गए। उनको अब पता चला कि उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लहर तो गई, लहर तो नहीं है, लेकिन अब चुनाव के आधे रास्ते पर चेहरा कैसे बदली करे? और बदली कर कोई ऐसा चेहरा है जो चुनाव जिता कर दे सकता है? ऐसा कोई चेहरा नहीं है। उद्धव जी, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी और दूसरी बात ऐसी है, अच्छा ठीक है आपका सवाल। नहीं, एक बात यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि पहली बार शिवसेना मुस्लिम समुदाय के पास रीच आउट कर रही है। अब तक शिवसेना का ये और इसका जिक्र किया गया कि वोट जिहाद की कोशिश की जा रही है मुंबई में। हाँ, और बीजेपी वोट गद्दार की कर रहे हैं। वोट गद्दार, वोट का भ्रष्टाचारी, वो तो ज्यादा खतरनाक है। गद्दारी किसी के जो अपने माता समान शिवसेना के साथ गद्दारी कर सकता है, वो किसी के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। तो वोट गद्दार चल रहा है उनका अभी। उद्धव जी, आपने मेरा सवाल पूरा नहीं होने दिया जब मैं देवेंद्र फडणवीस को कोट करा था, क्योंकि हमने अभी उनका मैं उसके ऊपर बात मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं कि हमने उनको पूछा कि आपके पास रविंद्र वायकर, जिनके घर पे 2 महीने पहले ईडी की रेड होती है और अब वो आपके कैंडिडेट बन जाते हैं, यामिनी जाधव जो आपकी पार्टी में थी, उनके खिलाफ इनकम टैक्स एक रिपोर्ट बनाती चल रही है और उनको कहती है कि भाई आपका चुनाव रद्द होना चाहिए क्योंकि आपके एफिडेविट में दी गई जानकारी गलत है। उनका यह कहना था कि जब तक कोई आरोप साबित नहीं होता तब तक वो ये नहीं करते। आपको इन लोगों के बारे में क्या लगता है? क्या ये लोग भ्रष्टाचारी थे, या पहली बात ऐसी है, आपके साथ भी जब तक थे तब तक ठीक था लेकिन अब उधर गए तो आप उनको कह रहे हैं गद्दार? देखो, ऐसे है कि अब मेरे से टूट गए इसलिए मैं वो भ्रष्टाचारी है ऐसे नहीं कह रहा हूं। जब मेरे साथ वो थे तब भ्रष्टाचारी थे ऐसा उनका कहना है। उनके साथ गए तो वो वॉशिंग मशीन में कैसे साफ हो गए? और भ्रष्टाचार के आरोप मैंने नहीं लगाए थे, आप ही ने तो लगाए थे। और आप ही ने तो ईडी, इनकम टैक्स, जो आपके जैसे घर में काम करने वाले नौकर जैसे लोग हैं उनको आप ही ने भेजा था। और एक तो जो हम गद्दारी कहूंगा मैं, मेरे परिवार के जैसा था, उन्होंने तो खुला स्टेटमेंट दिया है कि उनके सामने 2 ही रास्ते थे, मतलब एक जेल नहीं तो बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। सर, वो शिवसेना के कैंडिडेट है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वो कैंडिडेट वो हो गए, लेकिन उनके साथ ही गए ना। एक अभी वो नाम के लिए, मतलब वो जिनको मैं मिंधे कहता हूं, तो उन्होंने तो उनका स्टेटमेंट है, खुलेआम उन्होंने स्टेटमेंट किया है और मोदी जी और शाह जी को धन्यवाद दिए हैं कि मैंने कहा कि मैंने मेरा करेक्ट कार्यक्रम किया, अब आप जिम्मेदारी संभालो। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने असली शिवसेना,
और जो शिवसेना का सिंबल है वो हमें दे दिया। मतलब ये पूरी साजिश है, वो करने वाले ऊपर के दो लोग हैं। फिर ये चुनाव आयोग का नाटक था, यहाँ का ट्राइब्यूनल का नाटक था, और सबसे ज्यादा बड़ी बात ऐसी है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। तो क्या मोदी जी नकली सेना कहकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि मेरी इच्छा ये है कि इनको आप नकली कहो? तो ये तो गुनाह है, अपराध है जो मोदी जी कर रहे हैं, ये मोदी जी का अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो दबाव ला रहे हैं। प्रधानमंत्री अब तक तो है, तो प्रधानमंत्री की चाहत क्या होती है, ये अहम बात होती है। तो प्रधानमंत्री की चाहत यही है कि इनको नकली करो, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो खुलेआम दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे। मैंने मुस्लिम वोटर्स को लेकर सवाल किया था, आप लोग उनको जाकर क्या कह रहे हैं कि शिवसेना की एक छवि थी, शिवसेना क्या मुस्लिम विरोधी शिवसेना की छवि थी? नहीं थी। मुंबई के दंगे नहीं। हो, देखो, श्री कृष्ण मेरे- कमीशन में मेरे- शिवसेना मेरे- की भूमिका हो, एक मिनट, अब आप उनको जाकर क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं जाकर नहीं कह रहा हूं, वही मेरे साथ पास आ रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है, पता चल गया है कि हिंदुत्व, शिवसेना का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? और मैं कई सारे मेरे पिताजी के भाषण में से आपको ये दिखा सकता हूं कि उन्होंने कहा कि जो भी यहां रहकर पाकिस्तान के सपने देखता है वो हमारा दुश्मन है, वो हम पहचानते नहीं हिंदू है या मुस्लिम हो है। अभी जैसे वो कुरुलकर पकड़े गए, क्या वो मुस्लिम है? लेकिन उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है तो उनको सजा होनी चाहिए। ये हमारा हिंदुत्व है। जो भी ये देश मेरा मानता है, अपना मानता है, वो हमारा है। और बीजेपी में भी तो मुस्लिम चेहरे है या नहीं है? अभी तो मोदी जी ने कहा है कि उनका बचपन तो मुस्लिम फैमिली के साथ गुजरा है। वो ताजिया के वो जो भी निकलते हैं जुलूस, उसके नीचे से गए हैं। मुस्लिम परिवार से उनको खाना आता था, तो वो जो खाना है वो उन्होंने खाया होगा, तो फिर वो गौ सत्याबंदी कैसे करते? नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नजर आई कि आपने जाकिया जाफरी की बात करना शुरू किया, जिनके जो बिल्किस बानो की बात करना आपने शुरू कर क्या दिया। गलत है? क्या गलत है? क्या बिल्किस बानो एक महिला नहीं है? मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हुए भी आप धर्म देखेंगे? लेकिन ये आपका पूरा वॉल्ट फेस नहीं हो गया? आप अचानक मुस्लिम क्यों? साबिर भाई हमारे पास नहीं थे? आप नहीं, एक मिनट, साबिर भाई हमारे पास नहीं थे? आज मेरे बेहरामपाड़ा का जो पार्षद है हाजी आलिम, वो कौन है? तो जो भी, फिर से मैं कहता हूं, देशद्रोही है वो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसके खिलाफ हम हैं और रहेंगे। उसमें कभी भी कहीं भी फर्क नहीं होगा। सवाल पूछने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी प्रचार है, ये किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय में फतवा निकाला जा रहा है कि वो आपको वोट करे। एक जमाने में आपने इस तरीके से आपने देखा है फतवा? नहीं, बस आरोप लगाया। मैंने देखा है फतवा? आरोप कुछ भी लगाते हैं। जैसे अगर फडणवीस की बात कर ही रहे हैं तो उनको पूरी जानकारी है पाकिस्तान का कैसे झंडा कैसे है। मैंने कभी देखा नहीं है पाकिस्तान का झंडा, तो मेरी रैली में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा देखा, भगवान नहीं दिखाई दिया। और शर्म की बात ऐसी है, बेशर्म है वो लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिन बुलाए मेहमान नवाज शरीफ जी के बर्थडे केक के लिए गए थे वहां, केक खाने के लिए। यहां नहीं मिलता है केक? अरे हमें पूछते तो हम अच्छा केक भेज देते। आप पाकिस्तान जाकर आप प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके जन्मदिन का केक खाते, उनका जन्मदिन मनाते हैं। उद्धव जी, आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आपके मुख्यमंत्री पद की कारकिर्द को लेकर भी काफी सवाल बीजेपी उठा रही है। उनका कहना था कि आप घर बैठ के सिर्फ काम करते थे, आप बाहर नहीं निकलते थे। एकनाथ शिंदे का जो पोर्टफोलियो था उसमें आपने दखलंदाजी कर देना शुरू कर दिया। आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखकर आप यहां पर मुख्यमंत्री बने, इसके लिए आपकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी और पार्टी आपसे छीन गई। ये कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये बीजेपी के नेताओं ने अपने भाषणों में कहा, आपके खिलाफ ये प्रचार भी यहां पर किया। ठीक है, स्वयं प्रधानमंत्री तीसरी बार दुल्हा बनने जा रहे हैं, उसका उत्तर क्या है उनके पास? मुझे अगर मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना था या बनाना है, ठीक है, वो सही या गलत बाद में देखेंगे, लेकिन आप खुद दुल्हा बनकर कितनी बार चढ़ोगे? ज्याला मराठीत बोल्यावरती चढणं म्हणतात, तो कितनी बार आप दुल्हा बनोगे? और इसके बावजूद राजनीति में आपको संतान ही नहीं हो रही है, आप हमारी संतान चुरा रहे हो। तो मैं घर बैठकर मैंने काम किया, लेकिन महाराष्ट्र बचाया मैंने। जैसे प्रधानमंत्री जी कल रोए कि गंगा माँ ने बुलाया था इसलिए मैं आया, और अब लगता है कि गंगा माँ ने मुझे गोद लिया। लेकिन बीच में कोरोना के समय जब मैं घर बैठकर काम कर रहा था तो भी मैंने महाराष्ट्र को बचाया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे सहयोग किया। और मैं महाराष्ट्र के लोगों को यह मैं कहना चाहता हूं, जो रिश्ता, भरोसे का रिश्ता, जो भी मैंने कही बात उन्होंने मानी। और गंगा में लाशें बह रही थी, तो आप घर के बाहर घूम रहे थे ना, तो लाशें क्यों बह रही थी?
गुजरात में तो जैसे मैदान में पूरा चिता चिता लगी थी, शमशान घाट बन गया था पूरे मैदान का। तो आप घूम रहे थे ना बाहर, तो ऐसी स्थिति क्यों हुई उत्तर प्रदेश और गुजरात की? महाराष्ट्र में ऐसे नहीं मैंने होने दिया, भले मैं घर में बैठकर तो घर में बैठकर, लेकिन जो भी कुछ मैंने किया, इसलिए मुझे एक सुख की बात है, समाधान की बात है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आज तक कहीं आए, इसके बाद भी कहीं बहुत आएंगे, लेकिन मेरे महाराष्ट्र की जनता मुझे परिवार का अपना एक हिस्सा मानती है। लेकिन आप मिलते नहीं थे किसी से, आपके विधायकों से नहीं मिलते थे, मंत्रियों को शिकायत थी कि आप नहीं मिलते, ये भी तो बात थी, उसी को लेकर तो सवाल उठाया जाता है। अब ये जो जाकर रोजाना मोदी जी के अगल बगल में बैठते हैं, उनको मैं नहीं मिलता था। अमित शाह के गोद में बैठते हैं, उनके कंधे पर चढ़ते हैं जो गद्दार गए हैं। कभी कभी पता ही नहीं चलता, जो दाढ़ी वाले गए उनको पता नहीं चल रहा है कि खुद की दाढ़ी खुजा रहे कि बाजू वाले की दाढ़ी खुजा रहे, इतने करीबी हैं। आप आपने जो काम किया उससे संतुष्ट है? आपने 2-2.5 जहां साल काम तक किया, मैं मानता हूं, मैंने काम किया हुआ खराब किया होता तो लोग मुझे स्वीकारते नहीं। जहां भी मैं जाता हूं लोग मेरे करीब आते हैं, और यही एक कारण है मुसलमान हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि मैंने उसमें भेद नहीं किया। धारावी मॉडल जिसकी सराहना विश्व में हुई, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैंने नहीं देखा? मालेगांव में नहीं देखा? हर जगह मैंने मेरा कर्तव्य निभाया और मैंने अलग कुछ नहीं किया। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने निभाई। क्या आपको लगता है कि जो ठाकरे परिवार जिसके लिए जाना जाता है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाइए, कुछ गड़बड़ हो गई कि आप खुद उस कुर्सी पर जाकर बैठ के हाइंडसाइट में जब इसके बारे में भी मैंने कई बार बात कही है। आपको लगता है कि अगर आप बाहर रहकर काम करते तो ज्यादा बेहतर? मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे सवाल जवाब हुए हैं। आज के दिन जो चुनाव होने जा रहा है, महंगाई पर बात क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही है? महिलाओं के अत्याचार के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? जीएसटी का जो सब टैक्स टेररिज्म है उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? बहुत ज्यादा कलेक्शन हो रहा है जीएसटी का, ऐसा उनका कहना है। बहुत कलेक्शन जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, जरा कुछ इधर उधर हो गया तो जो भी है उसको जेल में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो संघ राज्य की बात है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आज देश के सामने जो एक संकट दिखाई दे रहा है वो तानाशाही का दिखाई दे रहा है। आखिर में सर, आप 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? क्योंकि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के बाद होंगे। मैं सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप अपना चेहरा लेकर, पिछली बार तो आपने कहा कि शरद पवार ने कहा या बाकी पार्टी लोगों ने कहा कि आपको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आपने जो रीजन सबके सामने रखे हुए पब्लिक डोमेन में है, लेकिन क्या इस बार आप अपना चेहरा लेकर लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे मैंडेट दीजिए, मैंने 2.5 साल काम किया? अभी तो मैं मेरा ही चेहरा लेके जा रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए। मैं सपने देखने वालों में से नहीं हूं, लेकिन जिम्मेदारी टालने वाला मैं नहीं हूं। तो मतलब आपको दोबारा मौका मिले तो आप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार? मैंने जैसे कहा कि जब मेरे करियर की मैंने शुरुआत की तो काफी सारे आप मतलब पत्रकारों ने कहा था कि अरे ये तो क्या है, इसको भाषण देने नहीं आता, ये पिताजी के जैसे बोल नहीं सकता। मैंने ये कब कहा? नहीं, आप मतलब पत्रकारों ने, आप मतलब पत्रकार, साहिल नहीं, पत्रकार। तो मैंने वो बात मान ली और आज भी मैं मानता हूं कि मुझे भाषण देना नहीं आता है। जो मेरे दिल में होता है वही मैं कहता हूं। और मेरे दादाजी ने भी कहा था, मेरे पिताजी ने भी कहा कि उद्धव एक बात ध्यान में रख, तू कभी भाषण नहीं देना, लोगों के साथ बात कर। तो मेरे दिल में जो होता है मैं दिल से बात करता हूं। मन की बात अलग होती है, मन सोचता है, दिल सोचता नहीं। तो मैं दिल की बात करता हूं और लोगों को अगर अच्छी लगे तो वो स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। अभी भी मेरा सवाल कायम है, क्या दोबारा आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे मुख्यमंत्री? एक मिनट में साफ करना चाहता हूं कि ऐसे सपने देखते देखते कई लोग बेचारे निकल गए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं सपने देखने वालों में से नहीं हूं, और उस वक्त भी मेरा सपना नहीं था मुख्यमंत्री बनना। स्वीकार करना पड़ा और मैंने जिम्मेदारी निभाई, और जो भी मैं कर सकता था मैंने करके दिखाया। तो एक जो रिमोट कंट्रोल की बात आपने की, तो लोग ये भी कहते थे इनका क्या जाता है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते, खुद सरकार चला के दिखाओ। तो मैंने सरकार चला के दिखाया। तो अभी वही मॉडल रहेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं जैसे मैंने कहा ना कि इनकी मैं आलोचना करता हूं कि प्रत्येक वेळेला तुम्ही मुंडावळ्या बांधून तयार रहता, मैं क्यों अभी से बांधू? चलिए ठीक है, विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है उद्धव जी, नहीं है। और फिर पहली तो बात, मुझे देश को मेरे भारत माता को बचाना है तानाशाही से और जुमलेबाजी से। तो पहले लोकसभा बाद में विधानसभा, देखा जाए वही तो है ना। और वो बीच में कारपोरेशन भी है, और सारे कांग्रेस शरद पवार आप सब साथ में मिलकर ही लड़ेंगे। बिल्कुल अब ये अलायंस ऐसे ही रहेगा। और कई सारे दोस्त आ रहे हैं।
अब उम्मीद है आपको अभी भी? हाँ। चलिए उद्धव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की, हमसे बात की, इंडिया टुडे ग्रुप से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम मौका मिलता है कि आप इंटरव्यूज देते हैं। मुझे उम्मीद है कि विधानसभा के लिए नहीं, इंडिया टुडे की बात करो, इंडिया कल की, इंडिया आने वाली कल की बात क्यों करते हैं? तो हम तो कल की भी बात करेंगे क्योंकि विधानसभा भी चुनाव जल्दी इंडिया आने वाले टुडे हैं, है लेकिन जो उसकी आज की बात करो। फिलहाल आपने आज हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।